हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विभांशु फैक्ट्स गेमर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मेरे 7200 सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो आइए आज हम बीए के 6 सेम के सेकंड पेपर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पेपर को सोल्व करते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। और आज मैं आपको इसमें कुछ एडिशनल डिटेल्स भी लिखवा रहा हूँ, जो कि जिससे कि हमारा पेपर अच्छा जाए, तो आप उन्हें लिख भी लीजिएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सिद्धासन। ऑप्शन नंबर सी, सिद्धासन। हठ योग प्रदीपिका सुआत्माराम जी द्वारा रचित है और उन्होंने 4 आसनों को इम्पोर्टेंट माना है, जो है ये सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। और इन चारों में भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन को माना है। तो आपको यह लिख लेना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिद्धासन। क्वेश्चन नंबर 2, किस आसन में मूलबंध, उड्डयन बंध तथा जालंधर बंध बिना प्रयास के लग जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धासन। सिद्धासन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हठ योग प्रदीपिका अनुसार सर्व रोगों का नाशक आसन कौन है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भद्रासन, जो कि सर्व रोगों का नाशक है, जो सर्व रोग को मिटा देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्निग्ध युक्त एवं मीठा भोजन उदर के चतुर्भाग को छोड़कर खाए ऐसे भोजन को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका मिताहार, ऑप्शन नंबर डी, मिताहार। तो ऐसे भोजन को मिताहार कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, योग की सिद्धियाँ किसको प्राप्त होती हैं? तो योग की सिद्धियाँ योग के अभ्यासी को प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए, अभ्यासी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, बार बार गर्म किया गया रूखा, अधिक नमक युक्त, अधिक खट्टा भोजन योग के लिए होता है? तो यह होता है योग के लिए वर्जित, ऑप्शन नंबर सी। तो हमें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए योग में। तो ऑप्शन नंबर सी, वर्जित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मीठा चिकना गाय के दूध से निर्मित शरीर धातुओं को पुष्ट करने वाला मनोनुकूल भोजन योग के लिए कैसा होता है? तो यह होता है उचित, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा भोजन योग के लिए उचित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, षट कर्म के अंतर्गत आता है? तो हठ प्रयोग दीपिका में षट कर्म के बारे में बात आई है, तो उन षट में कौन सा आता है? तो यह है आपका नेति कर्म। इनके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है। हठ प्रयोग प्रदिका में इनके लक्षण भी बताए गए हैं सूत्रों में, श्लोकों में। तो वे आपको वहीं से याद कर लेने हैं और इन 6 कर्म को एक जगह लिख लेना है। तो यह है आपका नेति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, शरीर का शोधन करने वाले कर्म है। शरीर का शोधन करने वाले कर्म है आपके 6 कर्म, जो मैंने आपको भी बताए थे, 6 कर्म। तो ऑप्शन नंबर डी। हठ योग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश के 22वें श्लोक में इन 6 कर्मों का वर्णन आया है, जो कि 6 हैं। ये आप लिख लीजिए, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली तथा कपालभाति। ये 6 कर्म है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये शरीर का शोधन करने वाले तत्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी, 6 कर्म। और ये 6 हैं, धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली तथा कपालभाति। तो ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हठ योग प्रदीपिका नर्म धागे को नासारंध्र में डालकर मुख से निकालकर घिरसा लगाने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको नेति। तो यह देखिए, आपको ये भी याद करना है इन 6 कर्म की परिभाषाएं, जो कि आगे आई हुई हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है हठ योग प्रदीपिका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म लक्ष्य को स्थिर करके आँख से अश्रु गिरने तक निश्चल दृष्टि से देखें, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम त्राटक, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हठ योग प्रदीपिका में ऐसे सारे श्लोक या सूत्र याद करने हैं जिनमें किसी भी आसन की परिभाषा दी गई हो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये परिभाषा वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्राटक, क्वेश्चन 11 का। उसके बाद क्वेश्चन 12, श्वसन के क्रियाशील होने पर मन होता है। तो श्वसन जब क्रियाशील होता है तो तब हमारा मन भी क्रियाशील होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 13, जब तक शरीर में वायु स्थिर है तब तक कहा जाता है? तो तब तक जीवन कहा जाता है, कि जब तक हमारे शरीर में वायु है तब तक ही जीवन है, ऑप्शन नंबर ए, जीवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, हठ योग प्रदीपिका अनुसार सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आपका आवश्यक है प्राणायाम का पालन, ऑप्शन नंबर डी, प्राणायाम का पालन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हठ योग प्रदीपिका अनुसार वायु का निरोध सबसे अधिक? तो ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक है। तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार वायु का निरोध करना आवश्यक है योगियों के लिए या अभ्यासी के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, प्राणायाम के उचित अभ्यास से सभी रोग होते हैं? तो सभी रोग नष्ट होते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 17, हठयोगानुसार नाभि से ऊपर की ओर उदर को पीछे की तरफ खींचना ही कहलाता है, तो यह कहलाता है आपका उड्डयन बंध। तो आपको सभी के सभी ऐसे श्लोक या सूत्र याद करने हैं जिसमें किसी भी बंध या किसी भी आसन की परिभाषा दी गई है, तो यह जरूर आएंगे पेपर में। तो इसका आंसर होगा उड्डयन बंध, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, मूल बंध के द्वारा प्राण अपान तथा नाद बिंदु जब एकत्व को प्राप्त होते हैं तब होती है, तो तब हमारी योग की सिद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए 18वें का ये योग की सिद्धि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जालंधर बद्ध मुद्रा का स्थान है, तो जालंधर बद्ध मुद्रा जहाँ पर होती है तो हम कंठ से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी कंठ। उसके बाद प्राणायाम के अभ्यास से सभी अशुद्धियाँ होती है, तो क्या होती है? दूर। तो ऑप्शन नंबर डी दूर होती है, बी से का डी दूर होती है। 21 हठ योग प्रदीपिका अनुसार कपालभाति क्रिया क्या है, तो कपालभाति क्रिया है हमारा श्वास को लेना छोड़ना। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 ईड़ा पिंगला है, तो ईड़ा पिंगला है, ईड़ा को कहते हैं चंद्र और पिंगला को कहते हैं सूर्य, तो चंद्र सूर्य नाड़ी। ऑप्शन नंबर ए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 22 का ए। शीतली प्राणायाम किसका भेद है, तो शीतली प्राणायाम कुंभक का भेद है और कुंभकों की संख्या 8 कही गई है हठयोग प्रदीपिका में। क्वेश्चन नंबर 24 कुंभक प्राणायाम की संख्या है, तो कुंभक प्राणायाम की संख्या आपकी 8 होती है। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन 25 जब शरीर में थकावट हो तो सूर्य नाड़ी से क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए पूरक प्राणायाम करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ऑप्शन डी पूरक प्राणायाम करें। आप सभी मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसी बनी है। और आप सभी 6 सेमेस्टर के पेपर, सभी 6 सेमेस्टर के संस्कृत के पेपर मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है 6ठे सेमेस्टर के पेपरों की, तो आप वहाँ से पेपर देख सकते हैं सभी मेरे। तो आइए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पंच तत्वों की चिकित्सा ही क्या कहलाती है। अब हमारी ये प्राकृतिक चिकित्सा वाली यूनिट चल गई है, तो पंच तत्वों की चिकित्सा कहलाती है आपकी प्राकृतिक चिकित्सा है। ऑप्शन नंबर ए, पंच तत्वों की चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है, तो यह होगा हमारा 26 का ए। उसके बाद मृत्तिका में आकाश वायु अग्नि जल तत्व, तो ये सभी विद्यमान होते हैं मृत्तिका यानी मिट्टी में, तो ऑप्शन नंबर ए विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 घाव पर पट्टी देने के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, तो घाव पर मिट्टी देने के लिए चूल्हे की मिट्टी सर्वोत्तम होती है। ऑप्शन नंबर सी चूल्हे की मिट्टी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कटी स्नान कहलाता है, तो कटी स्नान हमारा कमर तक का स्नान होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी इसमें आधे शरीर के निचले भाग को ही मतलब स्नान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी कमर तक का स्नान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 सूर्य की किरणों की संख्या कितनी है, तो सूर्य की किरणों की संख्या होती है 7। वो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, विबग्योर और मतलब 7 रंग में टूट जाती है सूर्य की किरणें, है वही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पित्त की अधिकता से मुख का स्वाद कैसे हो जाता है, तो पित्त की अधिकता से मुख का स्वाद कड़वा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे प्राकृतिक चिकित्सा वाली यूनिट में से, तो आप याद कर लेना। उसके बाद पित्त की अधिकता में आँख का रंग कैसा होता है, तो पित्त की अधिकता में आँख का रंग हो जाता है पीला या लाल। ऑप्शन नंबर बी, तो ऐसे क्वेश्चन आप याद कर लेना जरूर। यह है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 सूर्य हमारे जगत की क्या है, तो सूर्य हमारे जगत की आत्मा है। ऑप्शन नंबर ए, और यह ऋग्वेद में कहा गया है, इसे याद रखना है, यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर के पाचन संस्थान को विश्राम देता है, तो उपवास करने से हमारे पाचन संस्थान को विश्राम मिलता है। ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन सी उपवास, तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी 34 का उपवास। उपवास से हमारे शरीर के पाचन संस्थान को विश्राम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25 अभ्यंग का अर्थ है, तो अभ्यंग का अर्थ होता है मालिश करना, तो ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 योग का अर्थ है। अब यहाँ के योग से सामान्य परिचय मतलब योग का सामान्य परिचय में से प्रश्न आ रहे हैं, मतलब योग के बारे में हमें जो पढ़ना है पहली यूनिट, तो ये है योग का अर्थ है, तो योग का अर्थ होता है जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए। और योग क्वेश्चन नंबर 37 योग शब्द किस धातु से निष्पन्न होता है, तो योग शब्द युज धातु से निष्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए युज धातु से, यह याद रखना, आ सकता है पेपर में। चित्त की वृत्ति के निरोध को क्या कहते हैं, चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। यह आपका पतंजलि योग सूत्र का दूसरा सूत्र है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, तो आपको सभी सूत्र भी याद करने हैं।
वो पतंजलि के योग सूत्र के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चित्त की वृत्ति के नोद को क्या कहते हैं, योग। क्वेश्चन नंबर 39, योग के कितने अंग हैं? तो योग के 8 अंग होते हैं, जो कि आपको बिल्कुल रटने हैं, सीक्वेंस में याद करने हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप इन्हें लिख भी लेना। जैसे कि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर यम के 5 भेद होते हैं, नियम के 5 भेद होते हैं, और प्राणायाम के 3 भेद होते हैं, और समाधि के होते हैं 2 भेद, निर्विकल्प समाधि और सविकल्पक समाधि। तो यह आप याद कर लेना और इन्हें लिख भी लेना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ: यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि। ये 8 के 8 आपको याद रखने हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, योग तत्वोपनिषद के अनुसार योग कितने प्रकार के होते हैं? तो योग आपके होते हैं 4 प्रकार के। तो इसमें आपका आएगा मंत्र योग, लय योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग। तो ये 4 तरह के होते हैं हमारे योग के प्रकार। और अगर आप भगवत गीता के हिसाब से या भावना के हिसाब से देखें तो योग 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ भी लिख लेना: भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। ये हमारे भगवत गीता में मिलते हैं। तो भावना के उससे 3 प्रकार के और वैसे 4 प्रकार के। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, मंत्रो मननाथ कहलाता है? मंत्रो मननाथ कहलाता है आपका मंत्र योग, क्योंकि यहाँ पर मंत्र की चर्चा आई है, तो मंत्र योग। उसके बाद चित्त का लीन होना कहलाता है? तो चित्त का लीन होना आपका कहलाता है लय योग, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर याद करने हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये देखिए, हठ योग में ह का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह का अर्थ है सूर्य। हठ योग में ह और ठ दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, तो ह का अर्थ है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 43 का सी, सूर्य। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, नाड़ी की दृष्टि से है। तो नाड़ी की दृष्टि से है सुषुम्ना, ऑप्शन नंबर सी, सुषुम्ना। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद हठ योग के ठह का तात्पर्य, देखो ठह आ गया, पहले है आया था, तो ठह का अर्थ होता है आपका चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। ठ का अर्थ है चंद्रमा, यह भी आपको याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद योग की सर्वोच्च अवस्था है? तो योग की सर्वोच्च अवस्था होती है राजयोग। तो मंत्र योग, लय योग और हठ योग और राजयोग में सबसे सर्वोच्च जो अवस्था है योग की वह है राजयोग। तो यह याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग की सर्वोच्च अवस्था है राजयोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, योग सूत्र के प्रथम प्रणेता माने जाते हैं? तो योग सूत्र लिखा है महर्षि पतंजलि ने, तो ऑप्शन नंबर ए, महर्षि पतंजलि। और इसमें चार पाद है: समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। यह भी आपको याद रखना है, इसमें 4 पाद है, और यह लिख लेना आप: पहला समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। ये लिख लेना। योग दर्शन का पहला सूत्र है? योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिख लेना आप। योग दर्शन का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, और दूसरा है योगस चित्तवृत्ति निरोधः। तो यह भी आपको याद रखना, लिख लेना इन दोनों को: अथ योगानुशासनम पहला और योगस चित्तवृत्ति निरोधः दूसरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। योग दर्शन का पहला पाद है? तो योग दर्शन का पहला पाद होता है आपका समाधिपाद। इनके कर्म याद रखना आप ऐसे ही, पहला है समाधिपाद, दूसरा साधनपाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। तो इनका कर्म याद रखना, ऐसे इन्हें लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, यथार्थ ज्ञान का साधन है? तो यथार्थ ज्ञान का साधन है प्रमाण, ऑप्शन नंबर डी, 50 का डी, प्रमाण। उसके बाद योग दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीनों क्या है, प्रमाण। तो योग दर्शन 3 प्रमाण मानता है: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लिख लेना: प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रमाण मानता है योग दर्शन। योग दर्शन के अनुसार प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये पंच क्या है? तो ये पंच है वृत्तियाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको पांचों की पांचों जरूर याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हें आप लिख लेना। पहली है प्रमाण, दूसरी है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथी है निद्रा और पांचवी है स्मृति। तो ये पांचों वृत्तियाँ हैं योग की, तो इन्हें आप याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, शब्द ज्ञानुपाति वस्तु शून्य, ये कहलाता है आपका विकल्प, ऑप्शन नंबर बी, विकल्प। तो यह सीधा सूत्र से पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको पतंजलि योग सूत्र के सारे सूत्र याद करने हैं। ये सूत्रों से ही सीधे प्रश्न पूछे गए हैं, जिसके लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो इसका आंसर है आपका विकल्प, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54, अभ्यास वैराग्याभ्याम से होता है?
तो ये क्या होता है, निरोध। तो यह भी सूत्र से ही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी निरोध। तो आपके सूत्र याद होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, योग दर्शनानुसार क्लेशः कर्म विपाकाशयैर प्रामृष्टम पुरुष विशेष कहलाता है। तो यह कहलाता है ईश्वर, ऑप्शन नंबर ए। और यह भी एक सूत्र है। तो सूत्र आपको सारे याद करने हैं पतंजलि योग सूत्र के, उसी से क्वेश्चन होंगे हल, वरना नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, योग दर्शन अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये हैं। तो ये 5 है आपके पंच क्लेश, ऑप्शन नंबर डी पंच क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे गए हैं, इन्हें आप लिख लेना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, राग और द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, योग दर्शन के अनुसार तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान है। तो ये तीनों आपके क्रिया योग हैं, ऑप्शन 57 का बी क्रिया योग। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो पर कमेंट भी करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। योग दर्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 58, योग दर्शन के अनुसार दुख में सुख की भावना होती है। तो यह होती है आपकी अविद्या, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप विद्या लगा सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। यह साधन पाद का सूत्र नंबर 5 है, उसके अनुसार इसका आंसर अविद्या है, तो आपको अविद्या ही लगाना है। तो योग दर्शन के अनुसार दुख में सुख की भावना अविद्या ही कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, योग दर्शनानुसार दर्शना और दर्शन शक्ति को एक मानना कहलाता है। तो यह है आपका अस्मिता, ऑप्शन नंबर ए। यह भी साधनपाद का छठा सूत्र है, तो उसमें से आप याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 59 चल रहा था ना हमारा। योग दर्शनानुसार दृष्टा और दर्शन शक्ति को एक मानना कहलाता है अस्मिता, ऑप्शन नंबर ए। तो यह आपका साधनपाद का छठा सूत्र है। उसके बाद योग दर्शन अनुसार सुख के पीछे रहने वाली अभिलाषा का नाम है। तो यह है आपका राग, सुख के पीछे राग। और यदि वे क्वेश्चन में पूछते कि दुख के पीछे रहने वाली अभिलाषा का नाम, तो तब आता द्वेष। तो ये दोनों क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना। सुख के पीछे रहने वाली अभिलाषा राग और दुख के पीछे रहने वाली द्वेष, ये आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61, योग दर्शनानुसार अहिंसा, सत्य, स्त्रीय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये मिलकर कहलाते हैं यम, ऑप्शन नंबर ए। मैंने अभी आपको योग के 8 अंग में प्रथम अंग बताया था ना यम। तो ये यम 5 प्रकार के जो होते हैं वे ये हैं, आप लिख लेना कर्म से ऐसे ही। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। तो यह योग के प्रथम अंग के यम के 5 भेद हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इन्हें आप लिख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, तप इनमें से किसके अंतर्गत आता है। तो तप नियम के अंतर्गत आता है, और नियम भी 5 होते हैं। यह योग का दूसरा अंग है नियम, और नियम भी 5 प्रकार के होते हैं। तो यह होता है आपका सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान, यह लिख लेना। यम के 5 नियम, मतलब नियम के 5 भेद जो कि हैं पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्राणिधान। तो ये आप याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 63, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो बैर त्यागः, यह सीधा सूत्र से आया हुआ प्रश्न है, तो आपको सूत्र याद रखने हैं। इसका आंसर है बैर त्यागः। क्वेश्चन नंबर 64, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर किसका आश्रय हो जाता है। तो सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रिया और फल का आश्रय हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65, योग दर्शनानुसार अस्तेय प्रतिष्ठायम। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी सर्वरत्नोपस्थानम, यह सीधा सूत्र से आया हुआ है, तो आपको सूत्र याद रखना है संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 66 66, योग दर्शनानुसार देश बंधस्य चित्तस्य कहलाता है। तो यह कहलाता है आपका धारणा, ऑप्शन नंबर डी। सारे क्वेश्चन सूत्र से आ रहे हैं, सूत्र याद करने हैं आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद योग दर्शनानुसार तत्र प्रयुक्ततांता है। तो यह है ध्यान, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनों को कहते हैं, तो इन तीनों को मिलकर संयम कहते हैं। यह बात भी आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो योग के ये 3 अंग है ना, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को मिलकर हम संयम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी संयम। क्वेश्चन नंबर 69, पतंजलि योग सूत्र में कितने पाद है। 4, जो कि मैंने आपको भी बताए थे 4 पाद, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। ऐसे ही क्रम से याद रखना है इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, हठ योग प्रदीपिका के प्रणेता है, मतलब हठ योग प्रदीपिका किसने लिखी है। तो वह लिखी है स्वात्मा राम जी ने। तो यह भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद हठ योग प्रदीपिकाकार ने सबसे पहले किस योगी को प्रणाम किया है? तो उन्होंने योग के गुरु श्री आदिनाथ जी को प्रणाम किया है। ऑप्शन नंबर ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद हठ विद्या गुप्त रखने से क्या होता है? तो हठ विद्या गुप्त रखने से वह प्रभावशाली होती है। ऑप्शन नंबर बी। तो यह भी आपको याद रखना है। और अगर हम योग विद्या को गुप्त नहीं रखेंगे तो तब वह प्रभावहीन हो जाती है। मतलब कि हमें गुप्त रखना चाहिए, तभी वह प्रभावशाली होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, हठ योग अनुसार योग करने का उचित स्थान है? तो यह है कुटिया। ऑप्शन नंबर डी, कुटिया में योग होता है। सबसे अच्छा यह है स्वात्माराम जी ने हठ प्रयोग प्रदीपिका में कहा है। ऑप्शन नंबर डी कुटिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, अधिक भोजन शर्म अधिक भोजन अधिक शर्म अधिक भोजन अस्थिर मन अधिक जनसंपर्क नियमों के प्रति दुराग्रह ये योगाभ्यास को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ योग में वर्जित है। अधिक भोजन, अधिक शर्म, फिर से अधिक भोजन, अस्थिर मन, अधिक जनसंपर्क और नियमों के प्रति दुराग्रह मतलब नियमों को तोड़ना, तो ये सब योग को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हठ योग का प्रथम अंग है? हठ योग का प्रथम अंग है आसन। तो ऑप्शन नंबर ए आसन। तो यह था हमारा BA 6 सेम का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का पेपर, जिसे हमने पूरा सोल्व कर लिया है। तो अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स मतलब योग के बारे में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, वह पेपर की नहीं होगी। अगर आपको बनवानी है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज देना, मैं कल तक डाल दूंगा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे योग के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।